वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो अपनी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि आर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी पीसीएस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर ही आधारित हैं। अभी जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर अभी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप डेली सॉल्व करें, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरीका है आपके प्रैक्टिस का। इसके साथ ही जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं बोलूँगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए 2025 का फॉर्म अपडेट खत्म होने वाली है। अगर आपने नहीं फिल किया अभी भी फिल कर दीजिए और आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप सभी को पता है, पीसीएस हो या आर हो, इन सभी एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा आपको और कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, ये आपको मिल गया है आर के लिए। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट आप वीडियो से कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर आपको सभी को पता है कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कितनी भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते, करंट के खासकर। तो वो भी आपके क्वेश्चन ना छूटने पाए, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए और हाँ, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास आती, प्लेलिस्ट में क्लास ऐड है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, आपको कैसे तैयारी करनी है किसी स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है जो फेमस टेक्स्ट हैं और उनके राइटर्स, तो उनको मैच करेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथों में नैषधीय चरितम है, किरातार्जुनीयम, रावणवध और हैग्रीववध दिया गया है। लेखक में भारवी, सीहर्ष, मेहता और भट्टी दिए गए हैं। चलिए मैच करते हैं। तो नैषधीय चरितम सबसे पहले देखेंगे, ये श्रीहर्ष की है। किरातार्जुनीयम ये किसकी है? ये हो जाएगी भारवी की। रावणवध भट्टी और हैग्रीववध मेहता। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बताया जा रहा है कण्व वंश का जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति था। वासुदेव संस्थापक था वाकाटक वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। सिमुक सातवाहन वंश का और बिंबिसार हर्यंक वंश का। कौन से करेक्ट हैं? तो देखिए, वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विंध्य शक्ति था, ना कि कण्व वंश का संस्थापक। और कण्व वंश का कौन था? तो वासुदेव था। पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट, सिमुक, सातवाहन, बिंबिसार, हर्यंक वंश। तो ये हमें 3 और 4, 5 ये दिए गए ऑप्शन सी में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है दमदमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सेकंड है मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मैदहा से मृग संघ के छल्लों की माला से प्रमाण मिले हैं, मतलब माला के प्रमाण मिले हैं। थर्ड है भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। फोर्थ है मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से नव पाषाण युग में संक्रमण काल कहा जाता है। राइट आंसर देखते हैं, तो इसमें क्या करेक्ट होगा? तो जो दमदमा है ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, सहारनपुर में नहीं है। तो वहाँ पर स्थित एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और मध्य पाषाण कालीन जो पुरातात्विक स्थल है मैदहा, यहाँ से क्या मिला है? मृगशंख के छल्लों की माला, इसका प्रमाण मिला है। अस्थि पंजर का, जो भारत में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला प्रमाण है, वो मध्य पाषाण काल से ही मिला। और ये एक ट्रांजिशन फेज है किसके बीच? तो जो नियोलिथिक एरा है और कैसे पैलियोलिथिक एरा के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसे मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला है
दिनगा 5वीं शताब्दी का अंतिम पराक्रमी बुद्धिजीवी थे। और सेकंड है उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में जो पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख है, मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है, करेक्ट है इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 3 स्टेटमेंट हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला नवपाषाण शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल है वो जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक में की थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। सेकंड, इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा है। थर्ड है पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो पहली बार जो नवपाषाण या नियोलिथिक जो टर्म है इसको किसने यूज किया था? जॉन लुबाक ने। उनकी बुक कौन सी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। और जो स्मिथ है इन्होंने मुगल स्थापत्य शैली को क्या कहा? इंडो पर्शियन शैली। और पुष्यभूति कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तीनों स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। पहला, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। सेकंड है, मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। थर्ड है, पुरापाषाण काल के मनुष्यों को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। अब तीनों स्टेटमेंट देख करके देखेंगे कौन सा सही है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, ना कि 9वें मंडल से। और जो 10वां मंडल है वो कैसा है? वो सबसे नवीनतम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये तो इनकरेक्ट है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख है। और पुरापाषाण काल इसमें क्या हुआ था? पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 7 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है शिशुनाग राजवंश के राजा कालाशोक के शासन काल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सेकंड है 3 शिलालेख खलीमपुर, नालंदा और भागलपुर, ये पल्लव राजवंश से संबंधित हैं। थर्ड है वासुदेव प्रथम के तांबे के सिक्के जबलपुर एमपी से प्राप्त किए गए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चलिए देखते हैं। तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। ठीक है, शिशुनाग राजवंश के राजा थे कालाशोक। ठीक है, याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चारों को आपको याद रखना, उनका ईयर क्या है और कहाँ कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो पहली तो राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। अब इनके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, किसने इसकी अध्यक्षता की, उस समय राजा कौन था, तो ये चीजें आपको इसमें याद करनी होती हैं। सेकंड है 3 शिलालेख है खलीमपुर, नालंदा और भागलपुर, ये पाल राजवंश से संबंधित है, ना कि पल्लव से। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। वासुदेव प्रथम के जो सिक्के तांबे के सिक्के जबलपुर एमपी से प्राप्त किए गए हैं, ये करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। 8 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, नक्कीकार की अध्यक्षता में थेन मदुरई में पहले संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। सेकंड, अगस्त तोलकापियर की अध्यक्षता में कपटापुरम में दूसरे संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। थर्ड, अगस्त की अध्यक्षता में मदुरई में तीसरे संगम साहित्य का आयोजन हुआ। तो हमें तीनों संगम साहित्य पता होने चाहिए, इनका आयोजन कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो जो पहला संगम साहित्य इसका आयोजन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ने। तो पहला तो गलत हो गया, अब जाहिर सी बात है तीसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नक्कीकार की अध्यक्षता में मदुरई में तीसरे संगम साहित्य का आयोजन हुआ था। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। दूसरा सही है, दूसरे संगम साहित्य का आयोजन कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये पहले तो कपटापुरम में हुआ और अगस्त तोलकापियर ने इसकी अध्यक्षता की। सही उत्तर, क्योंकि ऑप्शन 2 करेक्ट है और वो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। 9th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, कौथुम, जैमिनी और रामायणी, ये सामवेद की शाखाएं हैं। सेकंड है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यंक राजवंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। थर्ड है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण 1008 ईस्वी में राजा चोल प्रथम के शासनकाल में हुआ था। सही उत्तर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, जैमिनी और रामायणी। ठीक है, जैमिनी को ही तलवाकर भी बोलते हैं, तलवाकार। ठीक है, फिर प्रथम बौद्ध संगीति, अब इसकी बात हो रही तो हर्यंक राजवंश के राजा कौन थे, अजातशत्रु, उनके शासनकाल में कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तो ये जो तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कब हुआ, तो ईयर गलत दिया गया, 1010 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया, तो चोल राजवंश के सम्राट थे राजा राज चोल प्रथम के शासनकाल में हुआ। ईयर गलत है, बाकी सब सही था, लेकिन राइट आंसर क्या चूज करेंगे, ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। 10th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है पांड्य साम्राज्य का प्रतीक बाघ था। सेकंड है पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी।
थर्ड है पांड्य साम्राज्य आधुनिक तिरुनेलवेली और मदुरई रामनाथ जिलों और दक्षिण त्रावणकोर में फैला हुआ था। देखेंगे क्या क्या करेक्ट है। तो पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक था वो मछली थी, ना कि बाघ था। इनकी राजधानी मदुरई थी और आधुनिक जो तिरुनेलवेली है, मदुरई है, रामनाथ जिले हैं और दक्षिण त्रावणकोर, यहाँ तक पांड्य साम्राज्य फैला हुआ था। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। 11th क्वेश्चन देखिए, मिलान करना एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य में शामिल जो हुए थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा, किस शासक के समय पर ये शामिल हुए ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर। तो बीजापुर आप सभी को पता होगा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1686 में, ठीक है, 1686 में शामिल हुआ था। फर्स्ट हो जाएगा ये का। अहमदनगर शाहजहां के शासनकाल के दौरान शामिल हुआ था, ठीक है, 1633 में। ये भी बताते चल रही हूँ। फिर बरार याद कर लीजिए, बरार अकबर के समय पर शामिल हुआ था और इस समय जो टाइम था वो 1595 का था, ठीक है। गोलकुंडा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही हुआ था 1687 में, ठीक है। अब दो जगह हमें दिया गया है तो देख लेंगे किसमें क्या मैच करना है। तो डी का 4 हो जाएगा, ए का 1 कर दिया है मैंने, ठीक है। ए का 1 और डी का 4 है, सी का हमारे पास 3 है और माफ कीजिएगा बी का 3 है और सी का 2 है, ठीक है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अवध के नवाबों को कालानुक्रम में अरेंज करना है। फर्स्ट है सादत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला और आसफुद्दौला। देखते हैं। तो शहादत खां, सफदरजंग, इनका सबका क्रोनोलॉजी में कैसे आप लगा पाएंगे जब इनका टाइम पीरियड पता होगा। एक एक करके देखते हैं। शहादत खां का जो समय था वो 1722 से 1739 था, ठीक है, 1722 से 1739, 39, ठीक। फिर सफदरजंग का समय आ जाता है 39 से 1739 से 1754। शुजाउद्दौला का समय 1754 से क्या हो जाएगा 75 तक। आसफुद्दौला का समय हो जाएगा 75 से आगे 97 तक, मतलब अरेंज करके ही दिया गया। फिर इसके बाद वजीर अली आते हैं 1 साल के लिए और उसके बाद नासिरुद्दीन हैदर भी आते हैं। यहाँ पर जो हमें दिए गए ऑप्शंस में से उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला स्टेटमेंट है गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसका संकलन किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने। और सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, गुरु हरगोविंद ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन को देख करके आप खुद पहले आंसर देखा कीजिए अपना क्या है, फिर आप मेरा आंसर सुना कीजिए, तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 14th क्वेश्चन देखिए, सही ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 1555 में, किसके बीच, मुगल साम्राज्य और सूरी साम्राज्य के बीच। सेकंड है अकबर ने जलाली नामक एक चांदी का सिक्का और इलाही नामक एक सोने का सिक्का जारी किया था। थर्ड, अकबर के सिक्कों पर धनुर्धर राम और माता सीता की आकृति भी उत्कीर्ण थी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था, सही है। अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने के लिए पहिया मशीन विकसित किया था और इस मशीन को क्या बोलते थे, यरघु, और ये 17 नालों को एक साथ साफ कर सकता था, सही हो जाएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंद लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी लिखी गई थी, बट यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी गलत दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज मैंने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री है या मिडिवल है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करूंगी, तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए नंबर मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन है, मैं इसमें रिप्लाई करती हूँ। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।